बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन अस्सलाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली ख़ान। आज आयशा बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है इस्लामिक तारीख़ को लेके और हम मुसलमानों के जज्बात को लेकर, और एट द सेम टाइम इस टाइम एक्शन जो ईरान में चल रहा है, कुछ ऐसी यादें हैं जो ताज़ा हो रही हैं क्योंकि हमने बचपन से जो वाक़यात सुने, जो किताबों में पढ़ा और जिस मज़हब से हम बिलोंग करते हैं, आज किसी ईद से कम नहीं है। 17 रमज़ान एक अदद ऐसी तारीख़ है कि जो मुसलमानों के दिलों और दिमाग कल्ब पे छप चुकी है, रहेगी और ता क़यामत रहेगी। क्यों हमें हिम्मत मिलती है, और हिम्मत हमें क्यों मिलती है कि 17 रमज़ान वो तारीख़ है कि जब मुसलमानों ने एक बड़ा मार्का अगेंस्ट कुफ़ार, अगेंस्ट ऑल द बिलीवर्स हु डिड नॉट थिंक दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक मोहम्मद वो शख्सियत हैं कि जो अल्लाह जिनसे ख़ुद मोहब्बत करता है और अपना पैगाम अल्लाह ने इस दुनिया में देने के लिए उन्हें इस दुनिया पे भेजा है। वो दिन है जब इस तरफ 313 थे और सामने 1000। पहला रज़्मे हक़ व बातिल हम इसको कह सकते हैं। एक ऐसी जंग या ऐसा दिन जिसे यौमुल फुरक़ान भी कहा जाता है, यानी कि उस दिन क्या हक है और क्या झूठ है, क्या बातिल है, सब कुछ वाज़े होकर हमारे सामने आ गया था। ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत हासिल हम सब जानते हैं। ये वो दिन था या ये वो मार्का था जिसने अरब की दुनिया के अंदर, अरब पेनिनसुला के अंदर इस्लाम को, मुसलमानों को एक नई क़ुव्वत दी, और ऐसी क़ुव्वत दी कि आज भी हम उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है वो अख़ज़ करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ग़ज़वा बदर को एक फ़ैसला कुन मार्का करार दिया था और कुरान मजीद ने इसे यौमुल फ़ुरक़ान से ताबीर करके इसकी अहमियत पर महर तस्दीक जो है वो भी सब्त कर दी है। 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन मुसलमानों का जज्बा ईमानी कम ना हुआ। एक और चीज़ जो इस ग़ज़वे के बाद पूरी दुनिया ने देखी मुज़म्मिल, वो ये कि जब आप जंगी कैदी लेकर जाते हैं तो आप उन्हें ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, इज़्ज़त के साथ उनको वो जो वो डिज़र्व करते हैं वो भी दिया जाता है। एट द सेम टाइम उनको ये भी ऑफ़र किया गया, ये भी डील दी गई कि अगर वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा देंगे तो उनको रिलीज़ किया जा सकता है, उनको फ्रीडम मिल जाती है। तो बहुत से तरीक़ों के अंदर मज़हब वो जो हमें क़वानीन देता है, तो दीन वो जिसने हमें पूरा ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है वो सिखाया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और जिस तरह से उन्होंने अपने साथियों के साथ सलूक किया, अपने दुश्मनों के साथ सलूक किया, वो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मिसाल है जिसको अगर हम थामे रखें तो ज़िंदगी के अंदर हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो आज के दिन बहुत सारी दुआ कीजिएगा। 17 रमज़ानुल मुबारक भी है और ग़ज़वा बदर को भी याद कीजिएगा। उस दिन को याद कीजिएगा कि मुसलमान जो हैं उन्होंने हार नहीं मानी थी, ये देखते हुए कि सामने कुफ़ार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो कमज़ोर हैं, लेकिन उनका जज्बा ईमानी जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ा था। अच्छा, हमें ये चीज़ हमारी लाइफ में भी, बिकॉज़ आज 17 रमज़ान है और स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मैं हमारे मुल्क के बच्चों के लिए और यूथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज के दिन में देना चाहता हूँ, और वो ये है कि सुसाइड जो कि है वो बहुत बढ़ चुकी है हमारी इस सोसाइटी के अंदर, एंड इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ डिप्रेशन एंड लैक ऑफ फेथ। बिल्कुल, तो फाइंड इट विद इन योर सेल्फ टू अपलिफ्ट योर सेल्फ एंड डोंट बी शाय ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, रीच आउट, और अल्लाह पाक जो कि है वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और अल्लाह पाक की तरफ से जो मदद आती है वो आपको अल्लाह पाक के बनाए गए इंसानों में ही मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही मदद आती जैसी ग़ज़वा बदर के दौरान आई थी अल्लाह ताला की तरफ से उन तमाम 313 के लिए जो वहाँ पर मौजूद थे, इस्लाम के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म पर, और इसके साथ साथ अल्लाह के हुक्म पर। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ आज असर हाजिर के जो हालात हैं वो भी आपको बता देते हैं। मस्जिद अक़सा का एक मंज़र जो है उसने देखने वालों के दिलों को बहुत अफसुर्दा कर दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं मुज़म्मिल के मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा के दौरान या वैसे भी नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, एक रौनक होती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इसराइली पाबंदियों की वजह से जो उसका सहन है, जो उसका अहाता है, वो बिल्कुल खाली नज़र आया, जो कि एक बहुत गैर मामूली मंजर है। क्योंकि मस्जिद अक़सा आम तौर पर बारौनक होती है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, लेकिन इसराइल के मज़ालिम जो है जी, आप किस तरह से आप कह सकते हैं अव्वल जो है ना वो है। अब अच्छा, आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशंस जो अब मिल रही हैं उनको एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जो उनको फेस करने पड़े हैं, कि ये अब टैक्टिक्स अपना रहे हैं डीमोटिवेट करने के, डीमोरलाइज करने के? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बड़ा हमें क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ फ़लस्तीन की जंग या ईरान की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग
आलम इस्लाम के खिलाफ है। चाहे एक मुल्क अभी उन्होंने टारगेट किया हुआ है फ़लस्तीन के बाद ईरान को किया हुआ है, बट हमें इस चीज़ को समझना चाहिए आलम इस्लाम के ऊपर वार करते हैं। साहब ने बयानात दे दिए हैं आके कि अब हमें एक्सेस तोड़ने हैं, जो इस्लामिक एक्सेस मौजूद हैं दुनिया के ऊपर, जो बड़ी पार्टीज़ मौजूद हैं जो दुनिया के ऊपर। और क्यों तोड़ने हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ आती है यूनिटी के साथ, स्ट्रेंथ आती है जब आपका जो सेंटर है फोकस का वो एक होता है। और हमारा सेंटर पाक नबी करीम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है, क्योंकि उनके थ्रू हमने खुदा को देखा। हमने तो खुदा को जी नहीं देखा। जिस तरह से हमारे नबी ने ज़िंदगी गुजारी है, हमें अल्लाह पाक वैसे ही नज़र आते हैं कि इस तरह का होगा हमारा खुदा के। अगर और हमारा यकीन भी यही है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर आए हैं, अल्लाह ताला को देख कर आए हैं, ये हमारा ईमान है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जनाब कि यूनिटी को बनाए रखे। हमें आपस के मामलात जो है ना उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी यूनिटी आ जाती है। जी आगे बढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग खबर आपको देते हैं कि मदीना मुनव्वरा का एक ऐसा कुआं है, उसकी वीडियो हमारे पास आई जो आपके सामने रखते हैं। और रिवायात ये बताती हैं कि पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से पानी नोश फरमाया था, रहमत की दुआ भी की थी। और मदीना मुनव्वरा में ये जो कुआं, इसका नाम बिर गर्स है, यानी कि गर्स का कुआं। और इस कुएं की ख़ास बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहा गया था, ये हिदायत की गई थी कि उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद इस कुएं के पानी से उनको आपको ना नहलाया भी जाएगा या अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो इतनी इस्लामिक साइट्स हैं ना, जितनी भी तकरीबन सारी, उनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो नेट पे आपको बहुत आसानी से ये फैक्ट्स मिल जाएंगे कि ये एनर्जी कन्वर्जेंस के सेंटर्स हैं पूरी दुनिया के ऊपर। और जब आप एनर्जी कन्वर्जेंस के सेंटर्स को देखते हैं ग्लोबली, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो बीमारियों का इलाज होती हैं, जो ज़हनी सुकून का बायस बनती हैं। तो जाएं अगर आपकी इस्तिताअत है और ज़रूर विजिट करें। और अच्छा, ये फेथ की भी बात है, ये फेथ की भी बात है। फेथ जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो कि वहाँ पर जाएंगे तो आपको आपका इलाज भी हो जाएगा, बेहतर भी महसूस करेंगे, आपका तज़किया नफ्स भी हो जाएगा। तो फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। और ये फेथ की ही जंग हम कह सकते हैं जो इस वक्त खित्ते के ऊपर जो है ना वो तारी कर दी गई है, हमारे ऊपर डाल दी गई है। हम नहीं चाहते थे, ईरान नहीं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद ईरान को घसीटा गया, ईरान को घसीटा गया इस वॉर के अंदर, इस जंग के अंदर। लेकिन ईरान भी अब डेफिनेटली पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ग्लोबली तमाम मुल्कों को इस वक्त भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जहाँ से 20% जो है ऑयल की ट्रेड होती है उसको बंद कर दिया गया ईरान की तरफ से। और उसकी वजह से कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, 55 रुपये डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, विच वॉज एक्सपेक्टेड। हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था, क्योंकि कतर ने राइट नाउ इनकार कर दिया कि जब तक ये हालात इस तरह से चल रहे हैं उनकी तरफ से कोई ऑयल जो है ना वो नहीं भेजा जाएगा। सऊदी अरब की ट्रेड जो पाकिस्तान के अंदर होती थी वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू होती थी, वो भी अब डेफिनेटली बंद है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक भी हम कह सकते हैं शिप जो है ना नहीं गुजरा। गुडविल जेस्चर के तौर पे ईरान ने कुछ शिप्स चाइना की ज़रूर गुजरने दी थी, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हम एक एनर्जी डेंस इकोनॉमी में जी रहे हैं, हमें अगर यहाँ पे गुजारना है अपना वक्त तो इंडस्ट्रीज़ चलानी होंगी। और इंडस्ट्रीज़ नहीं चलती जब एनर्जी अवेलेबल ना हो। ऑयल इज़ डेंस एनर्जी ना। वी हैव विद अस शहबाज राना साहब, हम उनसे डिस्कस करेंगे ये तमाम मैटर्स और किस तरह से पाकिस्तान इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो मशीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उन मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग तक oil is the bloodline of the economies that go around. So शहबाज साहब सलाम अलैकुम। और एक अब तो खैर रमज़ान में काफ़ी सारे दिन आगे निकल आए हैं, मगर फिर भी आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेशली 17 रमज़ान बहुत मुबारक हो। पहले बताएं सर, कैसे हैं आप और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक हो। बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। हम लोगों ने तो काम करके जो है वो रमज़ान गुजारना होता है, तो बाय एंड लार्ज अच्छा है, मौसम भी ठीक है, तो ऐसा आपको फील नहीं हो रहा होता कि आप रोज़े की हालत में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जंग के हालात में भी काम थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है या फिर वैसे ही उसकी इंटेंसिटी रहती है जैसे नॉर्मल हालात के अंदर होती है? आजकल जो डेफिनेटली जो असरात हो रहे हैं हमारी मईशत के ऊपर, मसरूफियत बढ़ जाती है?
देखिए पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना वो 1979 से जंग की हालत में है, जब से पाकिस्तान ने शिरकत की थी अफगानिस्तान की जंग में, उसके बाद फिर वॉर एंड टेरर और उसके बाद डोमेस्टिक जो हमारे हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो पाकिस्तान तो मुसलसल उसकी जो इकॉनमी है वो जंग की हालत में, जंग की इकॉनमी है, जंग ज़्यादा इकॉनमी है ये। हमारी जो मसरूफियात हैं वो 2-3 वजूहात की वजह से बढ़ जाती हैं। एक तो रूटीन का जो काम होता है वो तो हमने करना ही होता है, फिर ऑफिस की जो डेडलाइंस होती हैं वो एडवांस हो जाती हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर होता है जी कि जल्दी स्टोरी करें, हमने प्रोग्राम भी करना होता है, अखबार का काम भी करना होता है। उसके बाद फिर लगता है कि चंद सालों से IMF को भी रमज़ान का महीना ही मिलता है पाकिस्तान आने के लिए, तो वो भी सिलसिला जो हमारा काम जो डबल कर देता है। तो रमज़ान इज़ नेवर ईजी फॉर अस एज जर्नलिस्ट। अच्छा सर, अगर अब आप इस तरफ आएँ, जो वॉर का इशू है और जो पेट्रोल का इशू है और एनर्जी का इशू है पाकिस्तान के अंदर, हम लोग क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस, वॉर एस्पेक्ट नहीं, डिफेंस एस्पेक्ट नहीं, बिजनेस एस्पेक्ट जो है वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और आपकी जो इंटेल है उसके मुताबिक बिजनेस कम्युनिटी कितनी बॉदर्ड है इस चीज़ से? देखिए ओवरऑल जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है ना वो तो तमाम शोबों के लिए एक जैसी ही है। पूरा ख़ित्ता जो है वो जंग की लपेट में है इसके अंदर, और एक घराने से लेके एक फैक्ट्री तक हर बंदा इस चीज़ से परेशान है कि सूरत हाल जो है वो कब उसमें वो रिलैक्स होगी, कब जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। और किसी भी साइड से ये नहीं कहा जा रहा कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सिवाय इसके कि जो एक आज अच्छी खबर इस हद तक आई है ईरान से कि ईरान ने कहा है कि वो आइंदा जो रीजनल मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, तो विच इज़ अ साइन और एन इंडिकेशन कि थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो रिलैक्स हो रही हैं। लेकिन इसराइल की हद तक, अमेरिका की हद तक ये कब तक ये चीज़ें रिलैक्स होंगी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। नॉर्मलाइजेशन आपको फोर्स आप नहीं कर सकते इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। और दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस, दिस इज़ अबाउट एवरी हाउस होल्ड। अब ये जो कल का हुकूमत का तेल की कीमतों का फैसला था, ये उसमें गालिबन जो एक मोटरसाइकिल का जो मालिक है, जो एक रिक्शा का मालिक है, वो शायद उससे भी ज़्यादा मुतासर हुआ है जिसके पास एक बड़ी गाड़ी है, कि यकदम जब आपकी जो एक बेसिक फ्यूल है उसकी कीमत में 55 रुपये, जो कि 20% जो पहले एक बहुत हाई प्राइस थी, 266 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर पेट्रोल था, उसके ऊपर आप 55 रुपये और डाल दें। और इसमें मज़े की बात यह है, जो कि नवे अफसोसनाक भी है, कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें का में इजाफा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा इजाफा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में किया है। तो ये एक और फैक्टर होता है कि जहाँ पे मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा भी सकते हैं, आप बहुत माइक्रोस्कोपिक निगाह से देख रहे होते हैं जो भी एक्शंस किए जा रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तान ने जो अभी ये फैसले किए हैं या जिस तरह से डील कर रहा है पाकिस्तान, स्पेशली अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, आपको लगता है कि इज़ इट द राइट वे, या फिर ये थोड़ा सा ओवर रिएक्ट भी हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने किया है? हम ये जानते थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं तो इस तरह के कुछ फैसले आ सकते हैं, तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, बट स्टिल 55 रुपए तक का किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा हो सकता है। आपको लगता है कि ये ओवर रिएक्शन है या फिर ठीक था, ये फैसला सही है? देखिए इसको दो तरीकों से देखना पड़ेगा। पहली बात है कि क्या इस स्टेज के ऊपर हुकूमत को प्राइस सिग्नलिंग करनी चाहिए थी? इसका जवाब हाँ है। जो सूरत हाल बन रही थी और मार्केट के अंदर ये खबरें भी आना शुरू हो गई थी कि कीमतें शायद अब वीकली बुनियादों पे सेट होंगी, तो आपने देखा कि कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ शहरों में, सदर्न पंजाब के अंदर भी, सेंट्रल पंजाब में जहाँ से हमें खबरें आ रही थी, वहाँ पर एक पैनिक की जो बाइंग की सूरत हाल थी वो डेवलप हो रही थी। तो उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हुकूमत को ये एक एक्शन लेना था, पहली चीज़। दूसरा इसके अंदर ये कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है ना वो बहुत ही बुरा है। हुकूमत कुछ भी कर ले वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के आगे बेबस हो जाती है। और इसमें जो सबसे जो अफसोसनाक पहलू होता है ना, हम हमेशा जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप को तो करते हैं क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना वो 4000 सीसी की गाड़ी पे बैठेगी, 3000 सीसी की गाड़ी पे बैठेगी, वो अतवार बाज़ार में जाएगी तो वो आलू, टमाटर और प्याज के जो रेट्स हैं उसको चेक करने के लिए आपने देखो कि रेडियाँ जो है उसको उल्टा देते हैं। वो इस हद तक वो सफाक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे उनका असल काम करने वाला होता है, कल्फ लगा हुआ और ना जो क्या कहते हैं बाजू पर चढ़े हुए, ये बड़ा ज़रूरी है। एंड देन ये जो एक डिवाइड पैदा कर देता है ना आपका, जिस तरह से आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं जो आपकी सर्विस का हिस्सा है, और वहाँ पर जाकर एक गरीब बंदा आपके साथ रिलेट ही ना कर पाए, तो डेफिनेटली एक खलीज जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। एक पॉइंट शहबाज साहब मैं आपसे लाजमी पूछना चाहूँगी, वो मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब से भी पूछा था
2 दिन पहले वो हमारे शो में आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल है। अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। ईरान की हमारे साथ बॉर्डर लगता है, सरहद लगती है, और ईरान हम जानते हैं कि वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स कितने ज़्यादा मौजूद है। इज़ इट पॉसिबल कि अब इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात के अंदर हम ईरान के साथ कोई अनऑफिशियल डील करें जिससे जो ऑयल की कमी राइट नाउ हमें हो रही है, जो हमें जिन रूट से मिलता है, यूजुअल रूट्स वहाँ से नहीं पहुँच रहा, तो ऐसा कोई पॉसिबल है या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, ईरान के साथ जो आपको डील करनी है उसको ऑफिशियल या अनऑफिशियल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मली हम ईरान के साथ तजारत नहीं कर सकते। अमेरिका की सैंक्शंस हैं और पाकिस्तान इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और पॉलिटिकली इतना कमज़ोर है कि अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता। लेकिन एक जो काम हो सकता है, मुझे नहीं पता खुर्रम दस्तगीर साहब ने किन अल्फाज में कहा, हुकूमत को सिर्फ एक काम करना है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सिर्फ एक काम करना है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जब वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे ना तो तेल खुद ब खुद पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में भी पहुंच जाएगा, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में तो पहले ही पहुंच रहा है। तो इन अदर वर्ड्स जिनको हम स्मगलिंग कहते हैं, स्मगलिंग को हुकूमत डिस्करेज करे, उस पर काफ़ी फोकस भी था। और स्मगलिंग इसलिए डिस्करेज करती है हुकूमत के उसमें जो बेसिक तो रेवेन्यू लॉस हो रहा होता है ना, कि वही चीज़ अगर फॉर्मल सेक्टर से आ रही है तो हुकूमत को एक होश उर्बा किस्म की उस पर पेट्रोलियम लेवी मिल जाती है, कस्टम ड्यूटी मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे वो एग्जाम्प्ट हो रही होती ड्यूटीज की। तो आप आंखें बंद कर लें। अगर हम देखें सर, आप जो ये भी बात करें कस्टम ड्यूटीज की, और फॉर्मल तरीके से अगर लेके आया जाए किसी भी चीज़ को, तो उसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है। इससे बाहर जो पॉसिबिलिटी आपने कही है कि आंखें बंद कर लेने वाली जो पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि हमें एनर्जी शॉर्टेजेस नहीं होंगी अगर ज़्यादा देर तक बंद रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और अगर आंखें बंद कर ली जाती, अगर आंखें बंद कर ली जाए। सॉरी, आप सवाल रिपीट कीजिएगा थोड़ा। मैंने कहा सर, आपने आप जो भी बात की है कि प्रॉपर तरीके से जो आई है, कोई चीज़ आती है तो रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर नहीं आंखें बंद कर ली जाती हैं अगर, तो फिर चीज़ पहुंच जाएगी, बस रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो दिस बेसिकली मीन्स कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो हमारे पास एनर्जी शॉर्टेजेस नहीं होंगी अगर आंखें बंद कर लें। मेरा ख्याल उस तरीके से एनर्जी शॉर्टेजेस नहीं होंगी, क्योंकि जो ईरानियन स्मगल्ड ऑयल है ना, वो काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आता है। इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन क्रैकडाउन हुकूमत हम वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर क्रैकडाउन करते रहते हैं। तो अभी भी आपकी जो एलपीजी है वो भी ईरान से आ रही है ना, ज़्यादातर आपके एलपीजी के जो स्टॉक्स हैं वो ईरान से आ रहे हैं, या ईरान के वो जो हमारे उसी बॉर्डर एरिया से आ रहे होते हैं। तो अब वो दिस इज़ अगेन अ सोशो इकोनॉमिक इशू और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू आ जाता है। अब बलूचिस्तान के अंदर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ढेर से बात नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल पे जब पाकिस्तान के अंदर डिस्कशंस हो रही होती थी गवर्नमेंट के लेवल पर, तो उसमें जो बलूचिस्तान के अंदर जो कि उस तरह एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो स्मगलिंग तो मेरे और आपके लिए और एफबीआर के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए तो होगा, तो वो तो इसको स्मगलिंग कहते नहीं है, वो तो उसको तजारत कहते हैं, ठीक है। और वो भी उसके लिए भी परमिट दिया जाता है। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि जब जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, वो जब चीज़ बाहर से आ भी रही होती है ईरान वाली साइड से, तो उसके अगेंस्ट भी परमिट इशू होते थे। तो बाकायदा वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होती थी। तो आप आंखें बंद कर लें कुछ अरसे के लिए, तो आपका इंतजाम चल जाएगा। हैविंग सेड दैट, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है कुछ और भी कोशिशें कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो या ना हो, हम हालत जंग में हो या ना हो, फिर भी वहां से ऑयल और डीजल जो है वो पहुंच तो रहा ही होता है, चाहे किसी ने आंखें बंद की हुई हैं या नहीं की हुई है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका शहबाज राना, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, और बहुत मज़ेदार किस्म की जो है आपके पास अब न्यूज़ लेके आए हैं। हम इस सेगमेंट का स्टार्ट करेंगे एक हाई नोट पे। वाई? बिकॉज पाकिस्तान यूजुअली स्पोर्ट्स की फील्ड की बात करें तो मेरे साथ जो यहाँ पे मेरी को एंकर, को होस्ट, दोस्त, वट एवर यू कॉल हर, मैं तो उस्ताद जी कहता हूँ, पैरी पौना उस्ताद जी। मैंने बिल्कुल इनको कोई पैसे नहीं दिए हुए हैं सब कुछ कहने के। उनका दिल टूटता रहता है जब जब हमारे बल्लेबाज अपने हाथ में पकड़ते हैं बैट या बॉलर्स आते हैं पिच के ऊपर, तो अगले दिन आयशा आती हैं और आयशा होती हैं सख्त अफसुर्दा। लेकिन उस सारे लगे हुए वुंड को हील करने के लिए और उस जख्म पे मरहम लगाने के लिए हमारे हॉकी वाले बॉयज़ ने ना बड़ी अच्छी सी एक परफॉर्मेंस दी है। मेहनत की है उन्होंने। उनको किसी तरह से पता चल गया था कि आयशा का दिल टूट गया, तो उसको अब हमने जोड़ना। और किस तरह जी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो रहे हैं मिस्र में, पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के
अपना स्पॉट बना लिया है फाइनल्स के लिए एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 8 years कि जब हमारी टीम हमारे बॉयज़ इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से क्वालिफाई करके पहुंचेंगे। आप पहले मुझे एक बात बताएं कि स्पोर्ट्स में अदर देन हॉकी के पास वापस आते हैं हम, अदर देन हॉकी आपको अलावा क्रिकेट के कौन से स्पोर्ट्स पसंद है, हॉकी क्रिकेट छोड़ के? अच्छा, ज़्यादातर तो वैसे क्रिकेट ही देखी जाती है ऑनेस्टली। मैं ये कह सकती हूँ कि फुटबॉल पसंद है, बट मैंने इतना ज़्यादा मैं फुटबॉल देखा नहीं हूँ। बट हॉकी के लिए हमारा जज्बाती ताल्लुक इसलिए भी है हॉकी के साथ कि हमारी नेशनल गेम भी है। हम एक वक्त के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर मौजूद थे। देन फिर क्या हुआ? उसके बाद एक जवाल आया, जवाल के बाद दोबारा से ऊपर की जो ये परवाज़ है हमारी चल रही है, उस परवाज़ के अंदर साथ देने के लिए हमारी हॉकी की टीम मैनेजमेंट भी डेफिनेटली मुबारकबाद की भी हकदार है, उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं तारिक बुगटी, साबिक सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जो कि बहुत काम उन्होंने किया है हॉकी के लिए और हॉकी के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं। वो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब थोड़ी देर के बाद। लेकिन अपने जो कुछ खिलाड़ी हैं ना उनका हम बता देते हैं। अबू बकर महमूद, सुफियान खान और अफराज जो है उनके मुसलसल गोल्स जनाब, उन्होंने मैच का नक्शा बैक टू बैक 3 गोल्स उन्होंने नक्शा बदल दिया, क्योंकि स्टार्ट जब हुआ था ना मैच उसके अंदर पाकिस्तान काफी पीछे था, 1-3 पर मौजूद था। देन कप्तान इमाद बट जो है वो आए और आकर उन्होंने कहा पहला गोल मैं स्कोर करूंगा, और उन्होंने कप्तान होने की जिम्मेदारी निभाई, हौसला दिया। उनके उस गोल के बाद जो बाकी खिलाड़ी थे उनके अंदर भी थोड़ा जोश आया, उन्होंने कहा कि वी कैन डू दिस, और फिर उन्होंने कर दिखाया और अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। वी आर वेरी हैप्पी एंड हमने सोचा कि आज के दिन एक अच्छी खबर आपको देना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सजदा जिस तरह से किया हमारे प्लेयर्स ने, जैसा कि आप देख सकते हैं जापान के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे इस मैच में, और बेल्जियम आगे जाके अगस्त में इंशाल्लाह ताला हम लोग फेस करेंगे, नेदरलैंड्स को भी हम लोग फेस करेंगे। तो अगस्त के महीने तक तमाम नाजरीन और तमाम हॉकी फैंस, स्पोर्ट्स फैंस इन जनरल जो है वो अपनी तैयारियां कर लें। अगर आपने किट्स वगैरह खरीदनी है कहीं से खरीदें और अच्छे से फेस पेंट करके टीवी के सामने बैठ के देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा होगा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो इंग्लैंड से होगा, और इंग्लैंड के अगेंस्ट जब हम हॉकी में जाने लगे तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इंग्लिश प्लेयर्स हॉकी बाकी दुनिया से थोड़ी सी डिफरेंट खेलते हैं, और वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनके कार्डियोवैस्कुलर स्टैमिना को लेकर। इंग्लिश प्लेयर्स के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि जिस तरह इनके घोड़े have large lung capacity and they can cover long distances running wild. तो English players के बारे में भी यही बात कही जाती है। So for that I guess पाकिस्तानीज जो हैं वो थोड़ा सा काम करेंगे, और अगर हमारी हॉकी टीम या हॉकी कमीशन के कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे बॉयज़ का जो स्टेमिना है, मोराल तो ठीक है, काम करें और उनको अच्छी अकोमोडेशन दें, क्योंकि आयशा आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं वही पॉइंट की तरफ आने लगी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी जब भी वो जा रहे होते हैं बाहर, उनको जाना होता है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। वहां पर जाकर उनको वो व्हाट डू यू कॉल इट, TADA वो भी नहीं दिया जाता है। आई डोंट नो स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर उसको क्या कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों की आवाज जो है ना, ये अगर कोई आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जी हम न्यूज से एंकर्स ने बैठ के रमजान ट्रांसमिशन के अंदर ये चीज रिक्वेस्ट की है कि प्लेयर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, तो प्लीज इसको रिकॉर्ड भी करें, अपने सोशल मीडिया पे भी जरूर लगाइएगा, बिकॉज आवाज उठानी और फिर इवेंचुअली होगा क्या। अच्छा, देयर इज अ रीजन कि लोग या हमारे यंगस्टर जो है ना वो क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लैमर आपको नजर आता है, वहाँ पर आपको नजर आता है, आपको रिकग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, ठीक है, लोग आपकी जर्सी पहनकर आपको सपोर्ट करने के लिए भी आएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप हॉकी को भी उसी तरह से उस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं तो आप दुनिया को या अपने यंगस्टर्स को ये दिखाइए कि यहाँ पर आकर भी आपको वैसी ही रिकग्निशन मिलेगी। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन आपको कहते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट ही शामिल नहीं है, उसके अंदर नेशनल स्पोर्ट है हॉकी भी शामिल है, तो उसको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड देन देखिए इतनी ज़्यादा सपोर्ट ना होने के बावजूद उन्होंने कितना ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया है। इसके ऊपर कुछ मजीद भी बात करेंगे और ये ट्रांसमिशन भी चल रही है, लेकिन हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल ऑफ द व्यूअर्स इन पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जहां भी कहीं पे आप ये ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। और आयशा यूसुफ मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं मुजम्मिल अली खान यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ी देर में होने वाला होगा गायब, बिकॉज ये वो सेगमेंट आ चुका है कि जहाँ पे रिवायती तौर पे मुजम्मिल अपनी स्किल दिखाते हैं और गायब हो जाते हैं यहाँ से, और फिजिकली यहीं पे मौजूद होते हैं, रूहानी तौर पर चले जाते हैं। पोस्ट रमजान इस स्किल को कहा जाता है गोस्टिंग का। कराची चले जाते हैं वो रिदा आफ्ताब के किचन में, आपने गोस्टिंग को कहीं और मत छोड़िएगा वैसे आके। लेकिन ये
कि इनकी गोस्टिंग रूहानी तौर पर होती है, क्योंकि इनको रिदा के खाने इतने पसंद आते हैं कि उसको खुद ऑब्जर्व करने के लिए डेफिनेटली खा तो नहीं सकते, क्योंकि वो कराची में ऑब्जर्व करने के लिए चले जाते हैं ये कराची रिदा आफ्ताब के किचन में। तो लज्जत रमज़ान में रिदा आफ्ताब हमारी शेफ़ आज क्या बना रही हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम रिदा, कैसी हैं आप? तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है, बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक का? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह रमज़ान बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। रिदा आफ्ताब, क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज हम बना रहे हैं, हमारे पास सबरोसो है और सबरोसो का यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर चिकन कोफ्ता है, ठीक है जी। इनकी रेडी टू कुक जो इनके यहाँ पर रखे हुए मेरे पास है चिकन कोफ्ता है, इससे मैं बनाऊँगी तवा मसाला कोफ्ता बनेगा जो बहुत मज़े का है। इसके साथ एक बन रहा है मीठा, बहुत मज़ेदार सा बन रहा है जो हम बना रहे हैं बादामी सवैयाँ। अच्छा जी, तवा मसाला कोफ्ता ये मैंने पहली मरतबा वैसे सुना है, अब ये बनेगा कैसे डेफिनेटली रिदा बताएंगे। तो रिदा स्टार्ट कीजिए प्लीज़। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक ले लेंगे पैन जिसके अंदर हमने कोफ्तों को फ्राई करना है और दूसरी साइड पे इसका मसाला बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी सबसे पहले, हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। डालडा कुकिंग ऑयल या डालडा बनस्पति दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म का। हर माँ का ये इंतखाब है, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ मामता वहाँ डालडा, और कोई माँ ऐसी नहीं है कि जो चाहेगी कि अपने बच्चों को कोई आम ऑयल का खाना बना कर खिलाए। तो यही खूबी है डालडा कुकिंग ऑयल की जो हर माँ का इंतखाब है। तो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और यहाँ पर हम जो पैकेट्स में खोलेंगे, यहाँ पर कोफ्ते हैं, ठीक है। रेडीमेड तैयार सब्ज़ रोसों के चिकन पराठे बड़े मज़े के। अगर आप चाहते हैं कि आपको सहरी में सुबह गरम गरम चिकन पराठा मिले तो आपने क्या करना, लेकर आ जाना है रेडी टू कुक। ज़बरदस्त किस्म की इनकी सारी रेंज है, बहुत बेहतरीन किस्म की। तो ये देखें जी कितने अच्छे चिकन के ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें जी कितने अच्छे, और शेप कितना अच्छा और कितने ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। और ये आप देखें कितने ज़बरदस्त इनके कोफ्ते जो हैं तैयार किए। बस हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम जो इसका मसाला तैयार करेंगे उसके लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल। तकरीबन आप ले लीजिएगा इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून, इसलिए कि हमने ये वाला ऑयल भी इसी पे डालना है। तो जहाँ जा रहा है डालडा कुकिंग ऑयल, चलें जी ये इसमें जा रही है प्याज को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सर्व करते वक्त हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। उसमें जो तवे के अंदर हम सर्व कर देंगे। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त कोफ्ते। अमूमन ये होता है कि कोफ्ता बनाने के लिए हर किसी को यही कंप्लेंट होती है कि कोफ्ते टूट रहे हैं, कोफ्ते ये हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, लेकिन इसकी देखें ना कोई टूट रहा है ना कोई कहीं से क्रैक पड़ रहा है, और कितने ज़बरदस्त किस्म के ये देखें फ्राई हो रहे हैं। बाद में हम इसको मैश कर लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे इसके अंदर टमाटर के साथ रखा जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, अब इसको कवर करते हैं ताकि इतनी देर में क्या होगा कि इसका मसाला जो है थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्या ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको आपने बीच में से थोड़ा सा कट कर लेना है, तोड़ लेना है, ठीक है। अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है, इसलिए कि हमने इसको डालना है मसाले के अंदर ताकि सारे मसाले के अंदर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, कि बहुत मज़े का लगेगा। जिस तरह से अगर आप इसको बर्गर बन के अंदर भी डालेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, पराठा रोल के अंदर भी डालेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा कर लिया ताकि इसके अंदर मसाला सारा जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी कैसे अच्छे से हमने इसको मैश कर लिए, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके। और जिस तरह से मैं कह रही थी कि पराठा बना रहे हैं, पराठे के अंदर से आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी मायोनीज डाल दें, केचप डाल दें और थोड़ी सी आइसबर्ग वगैरह डाल दें तो मज़ेदार लगेगा। यहाँ पर मसाला भी रेडी हो चुका है, ये देखिए जी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए जी मसाले के अंदर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा बेशक और प्रेस कर लीजिएगा। हम सर्व करेंगे इसको तवे के ऊपर, ठीक है। ये देखें
अच्छे से इसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है ताकि पूरा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर इस पे जाएगी अदरक, हरी मिर्च के साथ हरा धनिया। ये देखेंगे क्या ज़बरदस्त इसका लुक नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए बस दम पे रख रही हूँ। अच्छा, बादामी सवाओं के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड पे तो दूध को रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए, आराम से दूध हमारा पकता रहेगा, जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर वगैरह ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर दूध को चूल्हे पे पकने के लिए। 1 लीटर आपने दूध ले लेना। हमने 1 लीटर दूध को यहाँ पर चूल्हे पे रख दिया और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्या नाम लेते हैं सवैयाँ, उसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, सवैयों को फ्राई करने के लिए ये देखें जी, मैंने ले ली है ये बारीक वाली सवैयाँ। इसको आपने अच्छी तरह से चूरा कर लेना है। ठीक है, क्रश कर लीजिएगा। अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, ये चली गई हमारी सवैयाँ। सवैयों के साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा, डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा बनास्पति, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने फ्लेम इसकी ऑफ़ की हुई थी तो इसलिए मैंने डाल दिया ताकि वो जल ना जाए। ये डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा हमारे पास है बटर, मक्खन डाल देंगे। ये मेरे पास है मक्खन, ये डाल देते हैं इसके अंदर और ये स्लो फ्लेम पे जब तक ये फ्राई होता रहेगा। और इतनी देर में हम अपना निकाल लेते हैं जो हमने बनाया यह मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता मसाला। ठीक है, ठीक है, ये निकालेंगे। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। बस इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पे सब रोसों का बेहतरीन किस्म का कोफ्ता तैयार, रेडीमेड चिकन कोफ्ता। ठीक है, ये देखें, ये दीजिए। अब इसको निकालते हैं इसके अंदर इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तवे पे इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया ताकि जल्दी झटपट सा हो जाए। ये आपको नज़र आ रहे हैं, देखें। अदरक ज़रूर डालिएगा, अदरक का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, दूसरा फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। यहाँ पर मज़ीद और भी डाल देते हैं सारे जो हमने यहाँ पर इसका मसाला तैयार किया गया। सारा मज़ा तो ये मसाले के अंदर ही आ जाता है जो हम छोड़ देते हैं पतीली के अंदर। ये देखें जी कितने अच्छा क्लासिक लग रहा है ना ये आप लोग इस टाइम पे, वाकई बहुत मज़े का बना है। तो हमने लिए यहाँ पे सब रोज़ों के रेडीमेड कोफ्ता, चिकन कोफ्ता लिया है, उसका इस्तेमाल किया है। तो आप ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक रेसिपी तो होगी वाली कंप्लीट। सेकंड रेसिपी का हमने चूल्हे को कर दिया था ऑफ के ताकि ये यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दूध पक रहा है, इसके अंदर जाएगी चीनी थोड़ी सी, बाकी चीनी को हम इसमें डालेंगे, शुगर इसके अंदर सवैयों के अंदर थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें चीनी। सही है, इसके अंदर जाएगा इलायची पाउडर और चंद कतरे आप डाल दीजिएगा इसमें केवड़ा एसेंस की भी, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। ठीक है, अब हम ले लेंगे यहाँ पर हमारे पास है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी में आपने इसको डिज़ोल्व करना है और ये इसमें डाल देना है जब तक इसमें बॉयल आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि पहले इसको हम दूध को रेडी कर लेते, फिर अगर सवैयों को हमने ज़रा भी छोड़ा ना तो वो जल जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले, कॉर्नफ्लावर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे दूध के अंदर, हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। ठीक है, थोड़ा पतला रखिएगा क्योंकि सवैयाँ भी इसको एब्जॉर्ब करेंगी, थोड़ा सा हमने इसको पतला रखना है। ये देखिए जी, ये हो गया रेडी। तो यहाँ पर सवैयों को हम करते हैं फ्राई, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर शुगर जाएगी ताकि वो थोड़ा सा कैरमलाइज जो होती है ना उस तरह से हो, कैरमल की तरह। तो यहाँ पर हमने डाल दिया डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल डालडा बनास्पति बेहतरीन किस्म का है, इसका इस्तेमाल करें, इसलिए कि हमेशा कहते हैं ना सेहत से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अच्छे ऑयल का इंतखाब करना चाहिए, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए जी, अब इससे बटर जो है ये मेल्ट होना शुरू हो गया और इसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। साइडों से उठा लीजिएगा वरना ये काली पड़ जाती हैं। हल्का सा इसको बस गोल्डन कलर देना है। चलें जी, अब इसका करते हैं हम फ्लेम को ऑफ ताकि ये थोड़ी सी रेडी होगी, लेकिन पहले उससे हम डालेंगे इसमें शुगर। ठीक है, ये देखिए ये चीनी डालते हैं, ताकि शुगर सी अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगी
थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो जाएगा। चलें, ये होगी हमारी शुगर के साथ हमारी सवैयाँ भी रेडी हैं। अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए मैं चम्मच चला रही हूँ कि ताकि ये ना एक साइड पे काली ना पड़ जाए। तो अब हम लेंगे यहाँ पर अपनी सर्विंग डिश जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। यहाँ पर आपने डाल देनी है शुगर वाली सवैयाँ, ठीक है। इसकी लेयर दीजिएगा क्रंची क्रिस्पी मज़े की। इस तरह से आपने पूरा इसको फैला देना। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। ये पूरा जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ है ये इसके ऊपर डालेगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है ड्राई मिल्क। ये डाल लीजिएगा, ठीक है। ड्राई मिल्क हमने डाला है, ड्राई मिल्क के साथ मैंने यहाँ पर डाल देनी है इसके ऊपर क्रीम। ये क्रीम डाल दी है, ठीक है जी। यहाँ पर ड्राई मिल्क है, क्रीम है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही रिच वाली ये ना हमारी बादामी सवैयाँ जो है रेडी हो जाती हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी सवैयाँ लेके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये क्रंची क्रंची मज़े की आपको बड़ी अच्छी लगेगी जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे, ठीक है। और इसको जो हमने बनाया था डालडा कुकिंग ऑयल का इंतखाब किया, बेहतरीन किस्म का ऑयल, और इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 के साथ। अब बारी आई है यहाँ पर, ये देखें जी, खूब सारे इसमें बादाम और उसके साथ पिस्ता और कुछ बादाम हमने पहले दूध में भी मिक्स कर लिए थे। अब इसके ऊपर जाएंगी ये थोड़ी सी हमने रखी हुई थी रोज़ पेटल जो ड्राई की में, ये डाल देंगे, ठीक है जी। गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, ये देखें जी, ये अशरफियाँ भी डाल देते हैं, ठीक है। देखें क्या लग रहा है ना, मज़ेदार किस्म की ये सवैयाँ जो है रेडी होगी। अच्छा, अगर एक चीज़ और हम डाल दें, अगर इसके ऊपर हम लगा दें थोड़ा सा मेकअप, लिपस्टिक लगा दें, लिपस्टिक लगाएंगे, ब्लशन बल्कि ये भी लगा देते हैं। ये इसके ऊपर लग गया ब्लशन भी। अब इसका मेकअप हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज। अरे वाह 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 वाह, मैंने तवा चिकन खाया हुआ था लेकिन तवा मसाला कोफ्ता नहीं जो है खाया ना, हुआ था, हाँ, राइट। हाँ, बादामी सेवइयां और चेक करें आज भी नहीं खा कितने मज़े की, सकूंगी क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह। मौजूद नहीं है। सेवइयां भी बहुत मजे की लग रही है भाई। वंस अगेन रिदा ने हमें किया है सरप्राइज अपनी मजेदार किस्म की रेसिपी से। थैंक यू सो मच रिदा, हमें एक नई रेसिपी सिखाने के लिए कि कोफ्ता इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। वैसे आप तो बना लेते हैं खाना, कुछ बेहतरीन किस्म का, ऊपर ट्राई गार्निश भी करेंगे? बड़ी मजे की थी। मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन पहले हमने जाना है छोटी सी ब्रेक पे। मैंने पूछने 2-3 सवाल आयशा से, और वो फिर मैं ब्रेक पे ही पूछूंगा। ब्रेक के दूसरी तरफ मिलते हैं। अगर अल्लाह मैं यहाँ पे खैर ना करे। बैठा हुआ तो आप लोगों को पता होगा क्यों। अल्लाह खैर करे, ब्रेक पता पे नहीं कौन चलते सी हैं, सवाल वापस Stay with us. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह करते हैं और ये एक डेटा पर मुश्तमिल है। 2025 में क्या क्या कुछ होता रहा है ज़रा ये बता देते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी है कैस्पर्सकी, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2025 के दौरान एंड्रॉयड फ़ोन्स के ज़रिए ऑनलाइन बैंककारी पर साइबर हमलों में 56% इजाफा हुआ है। यानी वो तमाम लोग जो कि एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो अगर ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे अपने फ़ोन या टैब के थ्रू तो उनके ऊपर ये अटैक्स किए गए हैं। और इसके साथ साथ 2025 में इस मालवेयर की नई इंस्टॉलेशन फाइल्स की तादाद भी बढ़कर 2,55,090 तक पहुंच चुकी है, जो 271% ज़्यादा है। जमील, आप तो नहीं करते एंड्रॉयड यूज़? हम एंड्रॉयड तो यूज़ होता है जी, बहुत वाइडली यूज है। सबसे Please पहली be बात तो ये है कि दूसरे जो iOS हैं, एक तो वो महंगे इतने हैं कि आप ले नहीं सकते, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि PTA का चक्कर है सारा, के फ़ोन्स आप अप्रूव कब करवाएंगे, जितने का फ़ोन है उतना टैक्स उससे ऊपर पड़ जाता है आपको। तो आई थिंक हम लोग जो कि है ना वो एक ऐसी क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी और हमारी कन्वीनियंस दोनों क्रॉस रोड्स पे एक दूसरे के साथ, यू कैन ऑप्ट वन बट नॉट द अदर वाई एट द एंड्रॉयड, सेम ये टाइम। मैं लाजमी जानना चाहूँगी। इज़ इट मोर वल्नरेबल बाकियों के मुकाबले में? हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हारून बलोच साहब, उनके चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं। हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो अब नया स्कैम हमारे सामने आ रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स
के ज़रिए जो है जो भी ऑनलाइन बैंककारी करता है उसके ऊपर अटैक किया गया है, उसके फ़ोन्स पर अटैक किए गए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम पर अटैक किया गया है, तो क्या ये एंड्रॉयड सिस्टम ज़्यादा वल्नरेबल है जिसकी वजह से इट वाज इजी टू स्कैम या इजी टू अटैक ऑन? एंड्रॉइड की हम बात करें, पूरी दुनिया में तकरीबन 70 to 80% इसके यूजर्स हैं एंड्रॉइड के, तो वहाँ पर भी इसकी परसेंटेज ज़्यादा इसलिए हमें नजर आती है कि यहाँ पर हैक्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर कोड की वल्नरेबिलिटी भी हो और साइबर अटैक्स भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि यूजर्स का जो एक फ्लक्स है वो भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि एंड्रॉइड के ऊपर ये जो इजाफा हुआ है अटैक्स का, वो इसकी एक बुनियादी वजह ये है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हटकर है, वो ये कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, हम कितना टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और कितने मोहतात होते हैं अपने पासवर्ड्स के बारे में, अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर्स के बारे में, कौन सी जगह से हम एप्लीकेशंस जो फिनटेक्स की एप्लीकेशंस है, जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जैसे बैंकिंग एप्स हैं या फिर और क्रेडिट फाइनेंसिंग की एप्लीकेशंस है जहाँ पर पैसे की लेन देन होती है, उनको हम उनके कहाँ से उनकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर रहे हैं, जिस सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। अब जब हम कहते हैं ना कि इकोसिस्टम एंड्रॉयड का बहुत ओपन है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी बाज़ बात सब स्टैंडर्ड करते हैं, जान के वो कोड को बहुत वीक छोड़ देते हैं ताकि कल को जो यूजर उसको डाउनलोड करेगा तो फिर उसी वीकनेस को इस्तेमाल करते हुए उनका डाटा चोरी कर लिया जाए। अच्छा सर, एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए मेलवेयर इंस्टॉलेशन फाइल्स और मुख्तलिफ हैक अटैक्स जिस तरह के होते हैं, उसमें कोई फिशिंग, कोई और बड़ी मुख्तलिफ तरह के अटैक्स होते हैं, इनकी जो फाइल्स हैं इनकी इंस्टॉलेशन की तादाद, रिक्वेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहली तो बात यह है कि एक आम कंज्यूमर के लिए बताएं कि इसका मतलब क्या है। दूसरा, ये किस तरह से सिस्टम को और हमारी सेफ्टी को, हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी को ये चीज़ अफेक्ट करती है। जो इकोसिस्टम है वो बहुत ओपन है एंड्रॉयड का, तो वहाँ पर जब हम कोई एप्लीकेशन बना के डेवलप करके हम उसको अपलोड करते हैं तो यूजर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स से कि उसके अंदर मैंने कोड के अंदर कोई बैकडोर चैनल क्रिएट किया हुआ था और उस बैकडोर का मतलब ये था कि कल को मैं आकर उसी बैकडोर को यूज करते हुए वहां से यूजर्स का डाटा निकालूंगा। तो हम करते क्या है, लोग वहां पर इस तरह के जो वीक पॉइंट्स होते हैं ना, जब लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वहां से अपना मालवेयर इन लूप होल्स के जरिए एंटर कर देते हैं ताकि इंटरसेप्शन हो सके। तो आप जब कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर आपके मैलवेयर्स आपके सिस्टम के अंदर इजीली आके रिजाइड कर जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारा जो फोन है उसका अपना जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी हम तवातुर के साथ अपडेट करते रहें। अच्छा, एग्जिस्टिंग जो फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड के, उनका तो हमें पता चल गया कि उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन होता है क्या वो भी मुतासिर हो सकता है इससे, और अगर हाँ तो बचना कैसे है? देखिए, नया फ़ोन अब डिपेंड करता है कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर नया फ़ोन हम एप्पल का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अच्छा एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं जैसे सैमसंग वगैरह हो गया, तो इनके सॉफ्टवेयर तो बड़े स्टेबल हैं और बड़े रिलायबल हैं। लेकिन फिर भी बात वही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फोन लिया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन मार्केट में वो बिका ही 7 महीने बाद, और आपने उसको पहली दफा खरीदा और आपने उसको एक्टिवेट किया, तो उसका सॉफ्टवेयर पहले से पुराना है, तो उसको फौरन इंस्टॉल कर आप ऑन करते साथ ही सबसे पहले उसके अपडेट्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स हैं, वो आप चलाएं ताकि आपके जो इंस्टॉल्ड वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो अपडेट होकर सिंक कर जाए, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर इस वक्त चल रहा है, ताकि जो सिक्योरिटी की पैचेस हैं वो इंस्टॉल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। हारून बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़े आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों के लिए और हमारे लिए भी इनफैक्ट इसको एक्सप्लेन किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई विजिलेंट रहना है, और कोई भी लिंक आपके पास मौजूद हो या कोई भेजे तो उसके ऊपर क्लिक आपको नहीं करना है। अपनी जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी जो है ना आपने खुद ही करनी है, इससे पहले कि आप स्कैम का शिकार हो जाएं। इट्स बेटर कि आप अपने आप को महफूज रखें। जनाब हारून बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान ट्रांसमिशन में अब हम बात करने लगे हैं आपकी सेहत के बारे में कि आपकी किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो कि वैसे हम लेते हैं बहुत ही फॉर ग्रांटेड, लेकिन अगर उनका किया जाए सही तरीके से इस्तेमाल
तो वो आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो कौन सी चीज़ आज जिसके बारे में हम बात करेंगे? हम लोग अदरक के बारे में बात करेंगे और अदरक जूसेस में यूज़ हो सकती है, ड्रिंक्स में यूज़ हो सकती है, कहवों में यूज़ हो सकती है, चाय में यूज़ हो सकती चाय में है। यूज़ हो सकती है। 1001 यूजेस, बट उसको सही तरह से यूज़ करना कैसे है, इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं हकीम आगा साहब, जो आपके हमारे सबके फेवरेट हैं। तो आगा साहब, डाइविंग राइट इनटू द क्वेश्चन, अदरक के कितने फ़ायदे हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकती है, और ओवरऑल व्हाट इज़ अदरक? बुनियादी तौर पर तो अदरक हमारे यहाँ मज़े के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो खानों में इस्तेमाल होती है वो अदरक के साथ लहसुन पेस्ट बना के इस्तेमाल होती है। मैं हमेशा से ये एतराज़ करता हूँ कि क्योंकि अदरक में जंजरीन होती है और लहसुन में एलेसन होता है, ये दोनों इंतहाई फ़ायदेमंद एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, लेकिन इन दोनों को जब मर्ज कर दिया जाए, मिलाकर रखा जाए और फ्रीज़ कर दिया जाए तो ये दोनों सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, वो ज़ीरो हो जाती हैं। अदरक की बात करूं तो अदरक गले के अमराज के लिए बहुत अच्छी है। गले में किसी किस्म की खराश हो, अदरक का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। अदरक मिदे के निज़ाम के लिए बेहतरीन होती है। अदरक एंटी कैंसर दवा है। अदरक की चाय आपके माइंड को फ्रेश करती है। एक मेरे उस्ताद थे, उनसे मैंने पूछा कि जी अदरक जो है बलगम भी निकालती है, बलगम के अलावा ये मिदे के निज़ाम के लिए भी अच्छी है, हम ये कहते हैं कि ये एंटी कैंसर भी है, इस्तेमाल कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको पेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरक के साथ नमक और अजवाइन ऐड कर दो, पेट के अमराज के लिए बेहतर हो जाएगी। अगर अदरक को लौंग के साथ मिला दो और उसके साथ बलगम निकालने की कोई दवा ऐड कर दो, जैसे लेवेंडर, उसको खुदूस ऐड कर दो, तो अदरक बलगम निकालने पर आमादा हो जाएगी। अगर कैंसर के लिए दवा दे रहे हो तो फिर इसके साथ कुछ ऐसी दवाएं जो एंटी कैंसर हों, जो हमारे जिस्म के फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती हूँ, उसको ऐड कर दो। अच्छा आगा साहब, मेरे जहन में फौरी तौर पर अदरक के बारे में ना ये सवाल आया जब हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर सेगमेंट करने लगे हैं कि अदरक क्योंकि हम खाना पकाते हुए भी डालते हैं एंड देन गार्निशिंग के अंदर भी हमें पता है वो निहारी, पाई और इन सब चीज़ों में, हलीम में भी डल रहा होता है। मेरे मुंह में पानी आ गया। रॉ ज़्यादा बेहतर है खाना, फ़ायदेमंद है अदरक, या फिर पकाते हुए जब आप डाल लेते हैं खाने के अंदर वो ज़्यादा बेहतर है? बुनियादी तौर पर अदरक से हम फ़ायदा क्या ले सकते हैं? जिन डिशों के हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो पाए हों, चाहे वो बेहतरीन किस्म की निहारी हो, चाहे हलीम हो, उसमें हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि अदरक को बारीक बारीक काट कर ऊपर छिड़क लो। क्यों छिड़क लो? इसलिए कि इसके अंदर हजम करने वाले, हमारे हजम के सेल्स को स्टिमुलेट करने वाले वो केमिकल्स मौजूद हैं जो हर हैवी चीज़ को बेहतर तौर पे हजम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। चुनांचे जो आपने फरमाया, इन पूरी डिशेस का वो कर लीजिए, एक जायज़ा ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि अदरक काट कर ऊपर डालने की रिवायत जो हमारे यहाँ कायम हुई है, वो हुई ही इसीलिए है कि हर वो हैवी चीज़ जिसके लिए हमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ अदरक का डाइजेशन में इस्तेमाल। हेल्प करेगा। अदरक को कच्चा खाना चाहिए, अदरक को पका के खाना चाहिए, इट डिपेंड्स। लेकिन बहुत सारे लोग अदरक को सिर्फ टेस्ट के लिए काट कर खाते हैं, ये एक अलग अमल है। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि अदरक के अंदर क्योंकि जिंजरीन है, वो मैदे में जाकर अपने असरात पैदा करती है, लेकिन लोकली अदरक जो है इरिटेंट है, इरिटेशन पैदा करती है। तो वो लोग जो कच्ची अदरक खाते हैं वो इस बात से बाखबर रहें कि ज़बान पर छाले होना या ज़बान पर इरिटेशन की वजह से सुर्खी का हो जाना, ये आम तौर पर अच्छा, अगर छाले और इरिटेशन और ये चीज़ें हैं, तो फिर दिल के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? बिकॉज हो सकता है कि अदरक किसी को ट्रिगर कर जाए, कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाए। देखिए, बुनियादी तौर पर अब टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया की अगर हम बात करें तो अदरक जो है बुनियादी तौर पर हार्ट रेट को बढ़ाती है, लेकिन कंट्रोल भी अदरक ही करती है। यानी वो 3 से 4 मिनट का वक्फा होता है जिसमें टेकीकार्डिया में आमतौर पर और ब्रेडिकार्डिया में खास तौर पर ये हार्ट रेट को बढ़ाती है, लेकिन उसके बाद ये हार्ट रेट को खुद ब खुद नॉर्मल करती है। अगर इस मौके पर अदरक को पानी में डालकर पका लिया जाए, उसकी चाय बना ली जाए,
तो फिर वो एक बहुत बेहतर दवा साबित हो सकती है टैकीकार्डिया में भी और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, यानी कावे की शक्ल में या चाय की शक्ल में पीना ज़्यादा बेहतर बिल्कुल, है अदरक बिल्कुल। दिल के Easy भी है, मरीजों के लिए। convenient एग्जैक्टली। भी है उससे। अच्छा, लेकिन आगा साहब रमज़ान के अंदर हमारी डाइट चेंज होती है, इफ्तार और सहर के अंदर समटाइम्स ये होता है कि हम प्रॉपर खाना जो होता है ना वो नहीं खा रहे होते, फ्राइड चीज़ें होती हैं जिससे अदरक की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो फिर रमज़ान में कैसे आप पूरी करें अदरक की ये जो कमी अगर आपके अंदर हो जाए जो आपको आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है? एक बार वो मेडिकल कहिए, मैजिकल कहिए, आज एक कावा बता देते हैं। अरे वाह। ये कावा अगर रात में किसी वक्त ले लिया जाए और इसकी यानी शर्त ये नहीं है कि कावा गर्म ही लिया जाए, इवन इसको ठंडा करके लिया जाए तो ये बेहतरीन दवा का काम करता है। उसमें अदरक है 1 ग्राम, 1 चमचा सौंफ है, 30 से 40 पत्तियां पुदीने की हैं, तो सौंफ, पुदीना और अदरक। और चौथी चीज़ जिसमें बहुत अच्छी है वो छोटी या बड़ी इलायची, अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसका कावा बनाइए, इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल करके रात को सोते वक्त ये कावा पी लीजिए। आपको पता चलेगा कि वाकई आपके हेल्थ में कितनी बड़ी तब्दीलियां आ गई, आपके हज़म का निज़ाम कैसे ठीक हो गया, गैस्ट्राइटिस कैसे ठीक हो गई, वो तमाम चीज़ें जो आपने तलीवी तार में इस्तेमाल की हैं उनका असर अच्छा, आपके नुस्खा जिस्म तो पे बड़े कैसे खत्म मज़े का बताया इस कहवे का, और पीने का टाइम भी कन्वीनियंट सही है। सर, अगर मोटापे की बात की जाए तो अदरक के बड़े सारे बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म के रेफरेंस में भी। तो अपने आप को एक हेल्दी कंडीशन में इंसान किस तरह से रख सकते हैं इनको यूज़ करके? अगर हज़म का निज़ाम ठीक हो, अगर किसी शख्स का मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो, उसका वज़न नहीं बढ़ सकता। बजाय इसके कि लोग डाइटिंग करके अपना वज़न कम करते हैं, अगर वो अपना मेटाबॉलिक रेट बेहतर करके अपना वज़न कम करें तो ये ज़्यादा हेल्दी तरीका है। और WHO के मुताबिक अगर किसी को वज़न कम करना है तो वो अपने वज़न का 10% 3 महीने में कम करे, उसके बाद 3 महीने बाद मेंटेनेंस के लिए 3 महीने ले, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 2 साल में तो अपना आगा वेट को साहब ये बिल्कुल ठीक कर मेटाबॉलिक रेट जो है इसको किस तरह से फिर स्टिमुलेट किया जाए या किस तरह से बढ़ाया जाए? अदरक अगर आप कावा बना पीते हैं, अदरक के साथ पुदीना डाल देते हैं, अदरक के साथ अजवाइन डाल देते हैं, अदरक के साथ सफ़ेद जीरा डाल सकते हैं, अगर ये कावा बना करके आप पिए तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिक रेट बेहतर होगा, आपके हज़म का निज़ाम बेहतर होगा, गट हेल्थ अगर आपने ठीक रखी तो वेट यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी अदरक के कहवे से बेहतर हो सकता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आगा साहब, आपने अच्छे तरीके से मुख्तलिफ तरीके बता दिए जनाब कि अदरक को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गट के लिए, अगर आपको थोड़ा रेशा हो रहा है उसके लिए, दिल के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कहवा वगैरह और दीगर बता दिया है आगा साहब ने। थैंक यू सो मच वंस अगेन आगा साहब। एक ब्रेक की तरफ जाना है, हमें ब्रेक से वापस आ रहे हैं क्योंकि हमने और भी सेगमेंट्स रखने हैं आपके सामने। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सेगमेंट बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। क्योंकि हमने आपकी मुलाकात करवानी है उन लोगों से जिनसे आप रोज़ाना हमारी ट्रांसमिशन में मुलाकात करते तो हैं, लेकिन हमने सोचा कि उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को आज ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आप सब जानते हैं कि शाह हुसैन और उनके साथ साथ डॉक्टर खुर्रम इलाही अपना एक सेगमेंट करते हैं, और इस सेगमेंट में वो आपस में जो सवालात कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हम रोज़ बात करते हैं मुज़म्मिल कि कितना हम सीख रहे होते हैं, सिर्फ इंस्पायर होते हैं, इंप्रेस होते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम बहुत सारा कुछ है जो सीखने को मिल रहा होता है। और सीखने से ज़्यादा जो पुश है ना इम्प्लीमेंट करने की अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि आप कोई बेहतर चीज़ अगर जान गए हैं तो उसका तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो प्रैक्टिकली शक्ल एक इख्तियार करके आपकी ज़िंदगी में आप अमली जामा उस लेसन को नहीं पहना देते। Very true. तो आज हम लोग आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, बट विद अ डिफरेंट ट्विस्ट, एंड दैट इज इन आवर स्टूडियोज इन हाउस right next to us is seated the man of the hour, Mr. Khurram Ilahi himself. अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी आपको गैब में देखा हुआ था और आप सब अब हमारे सामने मौजूद हैं। हमने गैब से आपको इसलिए हुजूर में बुलाया ताकि आपसे मुलाकात हो सके, और शाह हुसैन जो है ना वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़े से मुझे वहाँ पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो भागते हुए आ जाओ शाह हुसैन जल्दी से। आपसे भी हम जरा चाहते हैं कुछ बातें करें, ये सवाल कहाँ से आते हैं जहन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह से साहबजादे हैं डॉक्टर खुर्रम इलाही के शाह हुसैन, इसीलिए इनकी केमिस्ट्री जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त हमें नज़र भी आई है। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, सवाल करूं और सोचूं कि कहाँ से जहन में आपके सवाल उठते हैं, कौन सी जहन की क़ुव्वत को आप जो है ना स्टिमुलेट करते हैं जिससे सवाल उठते हैं। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप शाह हुसैन से कोई सवाल करें या फिर डॉक्टर खुर्रम इलाही से कोई सवाल करें, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और जो भी कॉल करेगा उसके लिए आज एक स्पेशल किस्म का गिफ्ट हैम्पर भी मुजम्मिल मौजूद है। आप लोगों को अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि गिफ्ट हैम्पर्स यूजुअली बंदे वंडर कर रहे होते हैं कि यार गिफ्ट हैम्पर आएगा तो होगा क्या उसके अंदर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खजूर। जे डॉट होगा जी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खजूर नहीं होगा। तो बी श्योर टू पार्टिसिपेट। गिफ्ट हैम्पर अपनी जगह, लेकिन जो आपको मजा आएगा पार्टिसिपेशन का वो अपनी जगह। शाह हुसैन, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क फोरहेड पे ग्लो कर रहे हो ना बंदे के कि ये क्यों है, क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ? हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक दैट इज? I think only a good question can have a good answer. I think questions are more important than answers in any day of the week. जब भी मैं शाह हुसैन को देखती हूँ या फिर और भी आपके इर्द गिर्द बच्चे मौजूद होते हैं, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ये नज़र आता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन कंटेंट जिस तरह का हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, बुक्स पढ़ना तो दूर दूर तक कहीं पर हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि सोसाइटी जो है ना अपने तौर पर बच्चों की तरबियत या जहन साजी कर रही है, उससे बचा के बच्चे को उसकी एक वर्जिन कॉग्निशन की हालत में रखना, ये कैसे मुमकिन हुआ? शाह आप क्या समझते हो कैसे मुमकिन हुआ? आप डू यू हैव अ सेल फोन? आपके पास मोबाइल है? नहीं। शाह के पास मोबाइल नहीं है, शाह के पास टैब नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर टेलीविज़न के ऊपर यूट्यूब है तो वो बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन बच्चा वहाँ पर देखे। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया वालिदैन से, बच्चा यूट्यूब यहाँ क्यों देखता है, हैंड हेल्ड डिवाइस में क्यों देखता है, वो स्क्रीन पर क्यों नहीं देखता जहाँ पर आप भी मॉनिटर कर सकते हैं वो क्या देख रहा है और कितनी दफ़ा देख रहा है और वो किस हिस्से पे उसकी आंख चमकती है। आपको पता है, आप गाड़ी में जा रहे हो तो एक मखसूस चीज़ शय पे आपकी आंख चमकती है देखते हुए, वो तय करती है सफ़र में आपका दिल किस चीज़ पर लग रहा है। सो और दूसरा मेरे ख्याल से कि बच्चों को कुदरत महसूस करवाएं। अब इल्म इतनी बड़ी फैकल्टी नहीं है जितना डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे पास कॉलर है अब्दुल्ला इस्लामाबाद से। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? आप शाह हुसैन से बात करना चाहेंगे अभी? मैं बिल्कुल शाह हुसैन से बात करना चाहूँगा। शाह हुसैन हेलो बोले। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। शाह हुसैन, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो हमारे बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो बहुत कम है, जो हमें हमारी तहजीब की खिड़की खोल के हमें कोई मुख्तलिफ मंजर देखने पे मजबूर करे। तो शाह हुसैन का मैं बहुत मशकूर हूँ क्योंकि मेरी एक 4 साल की बेटी है अनाबिया, तो उसके जहन में और इवन हमारे जहनों में जो सवाल हैं उनको शाह हुसैन बहुत एक मासूमाना पैकेजेस में हमारे सामने रख रहे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर खुर्रम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन इन सवालात को वो बहुत बुलंद ख्यालात से जोड़कर हमारे सामने ला रहे हैं कि हम अपने मुस्तकबिल को किस तरह से प्रिजर्व कर सकें। और ये बहुत एक काबिल तहसीन कोशिश है आप सबकी और आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने जो है ना अपना पैगाम पहुंचाया है हमारे मेहमानों तक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और अब्दुल्ला के लिए गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम जे डॉट, हमारी टीम जो है ना वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। कांग्रेचुलेशंस अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगर हम एक वो कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा यही है कि 15 अभी रमज़ान रोज़े तकरीबन गुजर गए हैं तो हम सब सामने आए, लेकिन सबसे आम बात ये है जो हमें करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को शाम की तालीम से बचाना है। वो हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद अल्लाह ताला की इतनी बड़ी खूबसूरत कायनात है, वालिदैन हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, गली मोहल्ला है, किताबें हैं, वो सब छूट जाता है जब वो दोबारा सुबह की कायनात, वो जो क्लोज डोर्स इल्म है, वो बहुत डराने वाली चीज़ है। मैंने आपसे एक सवाल करना है कि शाह हुसैन की रूटीन ज़रा हमारे सामने रखें, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे वो ज़रा बहुत ज़्यादा लोग आपसे बात करना चाहते हैं। शाह हुसैन एंड डॉक्टर साहब, समन है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम समन। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो किससे बात करना चाहेंगी, डॉक्टर खुर्रम इलाही से या फिर शाह हुसैन से? मैं बिल्कुल दोनों से बात करना चाहूँगी। उससे पहले मैं जस्ट ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ था, आई स्टार्टेड वॉचिंग सलाम रमज़ान, और जिस तरह शाह हुसैन ने उस सेगमेंट को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के साथ रिलेट किया, दैट वाज रियली कमेंडेबल।
मतलब मुझे लगता है कि जब एक बच्चा स्क्रीन पे बैठा होता है और वही और पीछे जो लोग देख रहे होते हैं वो भी मेनली बच्चे होते हैं, वो जिस तरह कनेक्ट कर पाते हैं उन टॉपिक से, और वो टॉपिक इस तरह के हैं कि आजकल उन टॉपिक्स के बारे में समझना, जानना, उनको सही तरीके से महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जिस तरह शाह हुसैन क्वेश्चंस करके डॉक्टर खुर्रम से और उनकी चीज़ों को समझते हैं, तो वो बहुत एक काबिल तारीफ बात है। और मैं शाह हुसैन से सबसे पहले बात करना चाहूँगी। शाह हुसैन आपको सुन रहे हैं समन? हेलो शाह हुसैन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शाह हुसैन, बहुत प्यारा आप क्वेश्चंस करते हो। मेरा भी बल्कि छोटा भाई आपकी एज का है बिल्कुल, और वो आपका सेगमेंट देखता है और उसके जहन में आपके सवालों से मजीद सवाल पैदा होते हैं। तो थैंक यू शाह हुसैन फॉर लीडिंग दिस सेशन। थैंक यू समन कॉल करने के लिए। और आपके लिए और गिफ्ट हैम्पर। आपके लिए भी जे डॉट का एक जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ, उनके लिए भी तालियां। ओके, अब मैं चाहूँ, दो लोगों ने ऑलरेडी कॉल कर भी ली है। लवली, यू डिजर्व इट। रूटीन जरा रखिए हमारे सामने शाह हुसैन की। ओके, शाह हुसैन की पूरी आई हर्ड ही लव स्कूल। शाह हुसैन आपको स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है। That makes the two of us same. शाह हुसैन का किताब जो एकेडमिक बुक्स हैं उसमें इतना दिल नहीं लगता, और मुझे कोई शर्म भी नहीं है बात बताने में। मेरा ख्याल है आज सबसे अहम बात जो इस सेगमेंट में मैं आज करूँगा कि लेट्स नॉर्मलाइज इल्म के कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता स्कूल से भी आता है, और इल्म तक जाने के कई हज़ार रास्ते हैं, वजदान के रास्ते हैं, फ़लसफ़े के रास्ते हैं, शाम में और तजुर्बे के रास्ते हैं। हुसैन की पूरी रूटीन में एक चीज़ होती है, बदज़ौक़ी मत करना। पूरे दिन में शरारत भी करना तो ज़ौक़ की करना, वाह। कोई चीज़ तोड़ना भी तो ज़ौक़ में तोड़ना। वाह। तो भाई यार ज़ौक़ में रहना, बड़े आदमी की तरह। मोहब्बत से ज़िंदगी जीना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इस बात के अंदर, ज़ौक़ वाली बात के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मोहब्बत का नजर आया मुझे। वो देख नहीं रहे, वो आंखों में मोहब्बत देखते हुए। मोहब्बत क्या है और क्यों ज़रूरी है? आई थिंक मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप दो लोग एक दूसरे के साथ अफेक्शन अपनी नहीं शेयर करेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप या उनकी केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, वो कभी भी एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हो सकते। अच्छा, दोस्ती और मोहब्बत के पॉइंट पे हमारे पास एक और लाइव कॉलर हैं, और वो हैं कराची से याया। तो अस्सलाम वालेकुम याया। ये जो सेगमेंट आपने रखा है तो वो मुझे इसलिए पसंद है कि इस पूरे चैनल, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं लेकिन बच्चों के हवाले से कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। इसमें अच्छी बात सबसे ये कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे में और इनमें खुर्रम भाई में, शाह हुसैन में जो ये चीज़ चलती है ना, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के जहन में सवाल होती हैं, बच्चे अपने आप को अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, तो आप लोग मौका देते हैं उनको बताने का, तो इससे एक कम्युनिकेशन बन जाती है बच्चों और बड़ों के अंदर। दैट इज़ वेरी नेसेसरी, जो हमारे यहाँ लेक कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे। आप बताएं ना, आप क्या सोचते हैं मोहब्बत के बारे में? ये तो आप शाह हुसैन पे आ गए, उन्होंने डिच करा दिया था। मेरी नज़र में मोहब्बत क्या है, देखें मेरी नज़र में, मैं एक शेर पढ़ता हूँ परवीन शाकिर का, जहाँ सवाल के बदले सवाल होगा वहाँ मोहब्बतों का जवाल होगा। ठीक है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होगा वहाँ मोहब्बतों का जवाल होगा। किसी को अपना बनाना हुनर से, किसी का बन के रहना कमाल होगा। जो शेर सुनाया ना उसके बाद बनता है कि या को मिल जाना चाहिए। वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इन द एंड मैं चाहूँगी शाह हुसैन, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ये पहली ट्रांसमिशन थी जो आपने की किसी भी चैनल के ऊपर, या इससे पहले भी कर चुके? ये कैसी लगी आपको ट्रांसमिशन? ये वाली मैंने पहले कुछ ट्रांसमिशंस की हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर ये मेरी फेवरेट थी, क्योंकि ये वो पहली ट्रांसमिशन थी जिसमें डिफरेंट ट्रांजिशन पे लोग मुझसे सवाल पूछते थे, अब मैं सवाल पूछता हूँ और अब मुझे न्यू चीज़ें इससे सीखने की मिलती है। अच्छा, ये एक चीज़, मुजम्मिल भाई आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं या आयशा आंटी आपको ज़्यादा अच्छे? मुजम्मिल अंकल। मेरे ख्याल से वक्त हो चुका है कि हम क्लोज करें इस सेगमेंट को। थैंक यू सो मच Ladies and gentlemen, with that it is Aisha Yusuf and Muzammil Ali Khan signing off. You take care.